हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बायोकेमिस्ट्री के ऊपर एक लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं और उस लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स से शुरुआत की थी और उस अमाइनो एसिड्स में सबसे पहले हम लोगों ने नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स के बारे में बात कर ली है, जिसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, इस तरीके के अमाइनो एसिड्स के बारे में हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। आज के लेक्चर में मुझे बातचीत करनी है आपसे अमाइनो एसिड्स विद अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन के बारे में। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो पोलर तो हैं बट फिर भी हम उनको अनचार्ज्ड कहेंगे क्योंकि उन्होंने अभी एक कंप्लीट चार्ज नहीं लिया हुआ है। हाँ, उनमें कुछ पार्शियल चार्जेस ज़रूर हो सकते हैं, तो इसीलिए उनको कहा जा रहा है अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन्स। ठीक, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। इस कैटेगरी के अंदर अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन्स के अंदर कई सारे अमाइनो एसिड्स आते हैं। आज उन सभी अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, उनके 3D स्ट्रक्चर्स भी हम लोग देखेंगे, उनसे रिलेटेड बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ इस तरीके से डिस्कशन करेंगे ताकि आपको लाइफ लॉन्ग इन सारे अमाइनो एसिड्स के कैरेक्टर्स और उनके स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड्स विद अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन्स। अनचार्ज पोलर साइड चेन्स में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? तो सबसे पहला इसमें जो आ जाता है, जो अमाइनो एसिड आता है, वो है सीरीन। सीरीन अमाइनो एसिड का अगर आप जानते ही होंगे कि हर अमाइनो एसिड के 3 लेटर कोड्स भी होते हैं और 1 लेटर कोड भी होता है। अगर मैं 3 लेटर कोड के बारे में बात करूं तो सीरीन का जो 3 लेटर कोड होगा वो होगा SER। ये हो गया इसका 3 लेटर कोड। और अगर मैं इसके 1 लेटर कोड के बारे में बात करूं तो इसका 1 लेटर कोड हो गया S। तो सीरीन का 3 लेटर कोड हो गया 3LC लिख देता हूं, और सीरीन का S क्या हो गया, ये 1 लेटर कोड हो गया। ठीक है, तो सीरीन के बारे में इतनी बातचीत हो गई। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो आप जानते ही हैं कि किसी भी अमाइनो एसिड में 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं। एक होता है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये हो गया इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक होता है अमाइनो ग्रुप, तो ये हो गया इसका अमाइनो ग्रुप। एक हो गया हाइड्रोजन, दिस इज द H, ये H हो गया। बचा हुआ क्या है? बचा हुआ है इसका R ग्रुप, ये है इसका R ग्रुप। तो दिस इज द R ग्रुप। अब अगर आप गौर करें तो यहां पे आप देख पाओगे कि इसके R ग्रुप में OH यानी कि हाइड्रोक्सिल पाया जा रहा है। तो R ग्रुप हैज हाइड्रोक्सिल। यहां पे पहला पॉइंट मैं इसके क्या लिख सकता हूं, R group has हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे, हाइड्रोक्सिल का मतलब है OH। अब आप देख भी पा रहे हैं इसके R ग्रुप में CH2OH पाया जा रहा है ना। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करूं CH2OH को, तो ये कुछ ऐसा है CH2O और ये H। अब आपको इतनी जानकारी ज़रूर होगी कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जा रहा है, OH पाया जा रहा है, तो हाइड्रोजन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। पार्शियल चार्जेस हैं, कंप्लीट चार्जेस नहीं है। ये बात का ज़रूर गौर करिएगा, इस बात पे, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे पार्शियल चार्जेस हैं। अब आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी कोई पार्शियल चार्जेस भी अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर पाए जा रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर पोलर है। तो दिस स्ट्रक्चर इज, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल चार्जेस पाए जा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कह दूंगा, पोलर कह दूंगा। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कोई भी स्ट्रक्चर अगर पोलर हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, व्हेन इट इज पोलर देन इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है। अगर हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा लाइक dissolves like। like dissolves like लिखने का मतलब क्या है? आपको पता ही है कि वाटर जो होता है वो पोलर इन नेचर होता है। वाटर पोलर इन नेचर होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो सीरीन है वो भी आपने देखा, इसमें भी यहाँ पे पोलैरिटी हमें देखने को मिल रही है। ये भी पोलर है, सीरीन भी पोलर है सॉरी, वाटर भी पोलर है। तो ये दोनों, या सीरीन हम कह सकते हैं, इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। दैट मीन्स सीरीन इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर।
सीरीन क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीरीन पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो सीरीन पानी के अंदर डिजॉल्व हो सकता है। पहली बात ये हो गई। तो इसी को हम दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो सीरीन क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया, यानी कि वाटर सॉल्युबल हो गया। दूसरी चीज़ अगर आप गौर करें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगला अमाइनो एसिड जो हमें देखना है वो थ्रियोनीन देखना है। थ्रियोनीन में मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा और दूसरी तरीके से बताऊंगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें और यहाँ पे कायरलिटी के बारे में पता करने की कोशिश करें, हम लोग पिछले वीडियो में कायरलिटी के बारे में बात कर चुके हैं। कायरलिटी का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं यहाँ पे कायरलिटी की बात करूं, कायरलिटी का मतलब होता है और जो भी 4 वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन अगर वो डिफरेंट हैं तब हम कहते हैं कि वो कायरल कार्बन होता है। तो अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे एक कायरल कार्बन मौजूद है, यहाँ पे एक कार्बन है, अगर हम इसको चेक करें तो इस कार्बन के एक साइड में COOH मौजूद है, एक साइड में NH2 मौजूद है, एक साइड में हाइड्रोजन मौजूद है और एक साइड में CH2OH मौजूद है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 कायरल सेंटर पाया जा रहा है, 1 कायरल सेंटर पाया जा रहा है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये सोचे कि सर ने तो बाकी कार्बन्स को चेक नहीं किया, क्या बाकी कार्बन्स कायरल नहीं है? आप चेक करके देखिए। अगर आप इस कार्बन को चेक करिए, इस कार्बन में दो तरफ COO डबल बॉन्ड O दिख रहा है। जब भी डबल बॉन्ड O दिखेगा तो आप कहेंगे कि वो कायरल नहीं होता। सिमिलरली अगर आप इस वाले कार्बन को चेक करें, इस कार्बन में 2 जगह हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, अगेन आप कहेंगे ये कायरल कार्बन नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सीरीन जो है वो एक कायरल कार्बन कंटेनिंग है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो पोलर देख लिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख लिया, एक कायरल कार्बन की बात कर ली। दूसरी बात यहाँ पे करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सीरीन होता है वो फॉस्फोराइलेट हो सकता है, कैन गेट फॉस्फोराइलेटेड, कैन गेट फॉस्फोराइलेटेड। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोराइलेशन? तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब सिंपल है कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देना। तो यहाँ पे किस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो सकता है, अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पे किस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं OH मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। उसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो सकता है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है मेरे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज सीरीन। अब इस सीरीन को अगर मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने फॉस्फोराइलेशन किया। फॉस्फोराइलेशन में क्या हुआ, ये जो OH था इसी OH को यहाँ पे रिप्लेस करके ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इसी को हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अच्छा, तो फॉस्फोराइलेशन कराने का सिग्निफिकेंस क्या है? आप क्यों बोल रहे हो कि फॉस्फोराइलेशन होता है? आपने अगर सेल सिग्नलिंग के बारे में थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होगा तो आपने इस बात का ज़रूर पढ़ा होगा कि सीरीन थ्रियोनीन काइनेजेस होते हैं। सीरीन थ्रियोनीन काइनेजेस मौजूद होते हैं। अब काइनेज का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइनेज? काइनेज का काम होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, है ना। तो सीरीन का जो काइनेजेस हैं उनका काम क्या है? फॉस्फेट का एडिशन। अब अगर हम कहें कि सीरीन काइनेज है या फिर थ्रियोनीन काइनेज है, अभी आगे हम थ्रियोनीन को भी देखेंगे, तो चाहे सीरीन काइनेज चाहे थ्रियोनीन काइनेज इनका काम एक ही है, सीरीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना या फिर थ्रियोनीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना, जैसे भी ये काइनेज है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम देखें तो यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा होगा वो कौन सा एंजाइम होगा? सीरीन काइनेज होगा।
ठीक, तो फॉस्फोराइलेशन इस तरीके का होता है। तो इतनी बात जो है वो सीरीन के बारे में मुझे लगता है कि ये पर्याप्त हो गई। सीरीन का फॉस्फोराइलेशन होता है, 1 कायरल कार्बन सेंटर होता है। इसके अलावा यहाँ पे OH कंटेनिंग ये होता है, पोलार होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। इतनी सारी बातें सीरीन के लिए करना पर्याप्त है। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ जो दिखाने के लिए है वो आपको ये स्ट्रक्चर है। तो ज़रा गौर करिए कितना बढ़िया सा ये स्ट्रक्चर है। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये 3D स्ट्रक्चर है आपका सीरीन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन है, अगर आप देखें तो वो ब्लैक कलर की बॉल्स से रिप्रेजेंटेड है। जो हाइड्रोजन है वो वाइट कलर की बॉल से रिप्रेजेंटेड है, ऑक्सीजन रेड कलर की बॉल से रिप्रेजेंटेड है, और नाइट्रोजन जो है वो ब्लू कलर की बॉल से रिप्रेजेंटेड है। ये इमेज हमें शटरस्टॉक से मिली हुई है, तो रेफरेंस इसका शटरस्टॉक है। सीरीन का ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो हमने अभी ऊपर सीरीन का स्ट्रक्चर देखा था वैसे ही है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसका 3D स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके से अगर ये रोटेट करके देखा जाए तो कैसे हो सकता है। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं इसका 3D स्ट्रक्चर। अब क्योंकि आपने अगर रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ा होगा तो आप इस 3D स्ट्रक्चर से ये भी समझ सकते हैं कि साई बॉन्ड कहाँ है, 5 बॉन्ड कहाँ है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी हो सकती है इस स्ट्रक्चर से। तो ये भी आज बताने का तरीका है कि कार्बन को ब्लैक कलर की बॉल से, हाइड्रोजन को वाइट कलर से, नाइट्रोजन को ब्लू कलर से, और जो आपको ऑक्सीजन है उसको रेड कलर से सिग्निफाई किया जाता है। तो इस तरीके से हम सारी अमीनो एसिड्स की आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो उम्मीद है कि सीरीन आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सीरीन का यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप देखें तो ये है C3H7NO3, ये फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सीरीन का। चलिए अब बिना देर किए हुए लेट अस मूव अहेड, और हम लोग अब बात करने वाले हैं थ्रियोनीन की। थ्रियोनीन एक और अमाइनो एसिड है, और इसका जो 3 लेटर कोड होता है, 3 लेटर कोड, ये है THR। ये क्या है? THR है। थ्रियोनीन का 3 लेटर कोड THR है। और अगर मैं इसके 1 लेटर कोड की बारे में बात करूं तो 1 लेटर कोड इसका T होता है। ठीक, तो थ्रियोनीन का 1 लेटर कोड T होता है। अब दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को गौर करें तो मैंने जैसा पहले भी बताया है कि किसी भी अमाइनो एसिड में आपको कुछ चीज़ें कॉमन देखने को मिलेंगी। एक ये हो गया COOH, एक हो गया ये अमाइनो ग्रुप, एक हो गया ये हाइड्रोजन, और बचा हुआ क्या होता है? बचा हुआ होता है R ग्रुप। तो ये आप देख सकते हैं CH3CHOH, ये आपका R ग्रुप हो गया। एक जो मेन बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लिखना शुरू करें तो जिसका R ग्रुप है, अगेन वो OH कंटेनिंग है, OH कंटेनिंग है। ठीक, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर भी है। अब अगेन बात वही हो गई, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हम यहाँ पे फिर से कह सकते हैं कि ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव हो रहा है तो हम ये फिर से कह सकते हैं कि ये पोलार होगा। अगर ये पोलार है तो आप फिर से कह सकते हैं कि ये वाटर सॉल्युबल होगा। अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो आप फिर से कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर लविंग होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। तो ये 2 बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा यहाँ पे अगेन फॉस्फोराइलेशन बड़ा इजी होता है, क्योंकि अगेन आप देखिए यहाँ पे ये OH ग्रुप है ना। सीरीन के अंदर भी हमने यही OH ग्रुप देखा था, और वहाँ पर भी हमने कहा था कि सीरीन काइनेज इसको फॉस्फोराइलेट करा सकता है। यही चीज़ थ्रियोनीन के केस में भी हो सकती है। थ्रियोनीन काइनेज यहाँ पे इसको फॉस्फोराइलेट करा सकता है। तो फॉस्फोराइलेशन इज पॉसिबल। फॉस्फोराइलेशन जो है वो पॉसिबल है यहाँ पे। और कौन सा एंजाइम करा सकता है? थ्रियोनीन काइनेज। तो पीछे का अगर डायग्राम आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी मैं इसको यहाँ पे थ्रियोनीन के बारे में बोल रहा था। थ्रियोनीन जो है वो आपका अगेन OH कंटेनिंग है, तो इसका भी क्या हो सकता है? ये भी आपका फॉस्फोराइलेशन शो कर सकता है, फॉस्फोराइलेशन। तो थ्रियोनीन काइनेज हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब तो सेम वे में जैसे ये सीरीन करता है वैसे ही थ्रियोनीन भी करता है, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है तो यहाँ पे भी इसको OH ग्रुप को हटा करके यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दीजिए, इसी को फॉस्फोराइलेशन
बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कैरेक्टर है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। आपको याद होगा सीरीन के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहाँ पे 1 कायरल सेंटर होता है, लेकिन अगर यही चीज़ हम थ्रियोनिन के बारे में बात करें तो थ्रियोनिन में 1 कायरल सेंटर नहीं होता, यहाँ पे 2 कायरल सेंटर होता है। 2 कायरल सेंटर। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए सबसे पहले अपने इसी कार्बन को जज करते हैं कि क्या ये कायरल है या नहीं है। यहाँ पे COOH है, बिल्कुल सही। यहाँ पे NH2 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे CH2 मतलब कार्बन के साथ CH3H और OH लगा हुआ है, तो ये हमारे लिए कायरल है, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये कार्बन नंबर 1 हमारा कायरल हो गया। चलिए एक और कार्बन दिख रहा है जो कि यहाँ पे है, लेट अस लेबल इट विद अ डिफरेंट कलर। ये कार्बन है, ज़रा इसको देखिए, इसके एक एंड पे ये पूरा बड़ा सा ग्रुप देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम एक ग्रुप पूरा मान सकते हैं। एक साइड पे हाइड्रोजन दिख रहा है, एक साइड पे OH दिख रहा है और एक साइड पे CH3 दिख रहा है। तो कमाल की बात है ना कि यहाँ पे दो कार्बन्स ऐसे हैं जो कायरल कार्बन की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको 2 कायरल सेंटर भी कह सकते हैं। तो थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन केवल 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके पास 2 कायरल सेंटर होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार गेट के एग्जाम में, नेट वगैरह में पूछा जाता है कि विच 2 अमाइनो एसिड्स आर हैविंग 2 कायरल सेंटर। तो आप कह सकते हैं कि आइसोल्यूसिन। अच्छा, अब हम लोगों को धीमे धीमे बात करनी चाहिए 1 लेटर कोड में। तो आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन, T। देखिए थ्रियोनिन के लिए मैं T लिख रहा हूं यहाँ पे। अब आपको समझना है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो दे आर 2 कायरल सेंटर्स, 2 कायरल सेंटर्स। तो ये क्या है? ये 2 कायरल सेंटर्स होते हैं। मुझे 1 मिनट का बस समय दीजिए। ये 2 कायरल सेंटर्स होते हैं, जस्ट अ मिनट। यस, ठीक। चलिए, तो अब इतनी बात समझ में आ गई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि थ्रियोनिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें किस तरीके से सारी चीज़ें, इसका 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसा कि मैं लेके भी आया हूँ इसका 3D स्ट्रक्चर, आप देख भी पाओगे किस तरीके का होता है। चलिए देखते हैं, मैं इसको प्ले करता हूँ। ये देखिए, ये इसका 3D स्ट्रक्चर है। अगेन कार्बन ब्लैक, हाइड्रोजन वाइट, नाइट्रोजन ब्लू, आपका ऑक्सीजन रेड कलर से दिखाया जा रहा है। तो दिस इज द 3D स्ट्रक्चर। अगर मैं इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपको दिखाने की कोशिश करूं तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे दूसरी तरीके से स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। तो ये आपका हो गया थ्रियोनिन। एक बात और है, थ्रियोनिन में मैं एक बात बताना भूल गया कि हाइड्रोफिलिक और ये सारी चीज़ें तो ठीक है, पोलर, ठीक है, मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ कि क्या मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। बिल्कुल सही कर ली। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और वो है सिस्टीन। सिस्टीन क्या है? सिस्टीन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये सिस्टीन का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो पहले तो इसका अगेन वही उसी तरीके से 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड ज़रा लिख लेते हैं। तो 3 लेटर कोड अगर मैं सबसे पहले लिखने की कोशिश करूं तो CYS, और इसका 1 लेटर कोड लिखने की कोशिश करूं तो ये C हो जाएगा। तो 3 लेटर कोड और 1 लेटर कोड मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिखा दिया। तो ये हो गया आपका सिस्टीन। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, अब अगर इसको मैं दिखाने की कोशिश करूं कि इसमें कौन सा R ग्रुप है और कौन से इसके रेगुलर ग्रुप्स हैं, तो ये COOH है, ये आपका NH2 है, ये हाइड्रोजन है, और इसका R ग्रुप कहाँ है सर? ये R ग्रुप है। CH2SH इसका R ग्रुप है। ज़रा गौर से देखें इसको। ये अगर हम इसके सिग्निफिकेंट फीचर्स लिखने की कोशिश करें तो CH2S और ये H। अब आपको पता है कि सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो अधिक होता है। तो यहाँ पे सल्फर क्या होगा? आपको सल्फर जो है वो क्या किस तरीके का दिख रहा होगा? वो स्लाइटली नेगेटिव दिख रहा होगा, और हाइड्रोजन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो क्योंकि अगेन ये भी आपका, क्योंकि सल्फर और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? पोलर कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये पोलर होगा तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होना चाहिए। अगर वाटर के अंदर सॉल्युबल है तो इसको हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे, हाइड्रोफिलिक कहेंगे। ये सिस्टीन की इतनी बातचीत हो गई। अच्छा, पोलर हाइड्रोफिलिक हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिस्टीन के साथ है
वो है कि ये इट अंडरगोज और इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो पहले तो यहाँ पे मेरे पास इसका एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम भी है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन पहले होता क्या है इस चीज़ को समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में या तो क्या हो सकता है कि आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या हम कहें एक तो पहला हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या मैं कहूं आपसे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। ये दोनों केसेस में हम इसको ऑक्सीडेशन ही कंसीडर करते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, दोनों ही केसेस में हम इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सिस्टीन जो है वो शो करता है ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है सिस्टीन का। मान लीजिए इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं और इसको हम सेकंड लिख देते हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टीन के, आप देख सकते हैं दोनों के पास यहाँ पे एक SH इनके पास है, यहाँ पे एक SH इनके पास है। जब ये ऑक्सीडेशन इनके बीच में होगा तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि सल्फर सल्फर डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाता है। सल्फर सल्फर डाइसल्फाइड लिंकेज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और इस स्ट्रक्चर को जो यहाँ बना हुआ है इसको हम सिस्टाइन बोल देते हैं। देख रहे हैं स्पेलिंग में अंतर है, सिस्टीन में CYSTEINE था, CYSTEINE था, दोनों सिस्टीन में CYSTEINE लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब ये दोनों जुड़ जाते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म कर लेते हैं तो इसको हम सिस्टाइन बोलते हैं। याद रखिएगा, डाइसल्फाइड लिंकेज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स होता है इन द प्रोटियोमिक्स, यानी कि प्रोटीन बायोलॉजी में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स होता है, और इसका नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है, कोवेलेंट। ठीक, यहां तक की बात हो गई। अब ये CH2SH हमने देख लिया। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें स्ट्रक्चर को, मैंने आपको स्ट्रक्चर याद कराने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन साथ साथ में आप देख सकते हैं सीरीन के केस में बस आपको CH2OH लगा देना है, थ्रियोनिन के केस में आपको CH3OH लगा देना है। नेक्स्ट अगर सिस्टीन की बात करूं तो CH2SH लगा देना है, तो CH2 उधर बस CH3H और OH उधर लगाना था, यानी कि थ्रियोनिन में। सिस्टीन में आपको बस CH2SH लगा देना है। जैसे कि आपका सीरीन में था ना, वैसे ही CH2OH वहां लगा हुआ था, यहाँ पे CH2SH लगा दीजिए, तो ये कहानी हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को मिलता है। तो आफ्टर पेप्टाइड बॉन्ड ये एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है, केवल और केवल दो सिस्टीन्स के बीच में ही डाइसल्फाइड लिंकेज बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता। यहाँ पे एक आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर मिथियोनिन भी तो एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, वहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज क्यों नहीं प्रेजेंट होता? उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे देखिए, अगर आप सिस्टीन का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो SH है, ये S जो है ये टर्मिनल है, यानी कि एंड में पाया जा रहा है। आगे किसी लेक्चर में जब हम मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे S जो है वो दो कार्बन के बीच में आ रहा है, वो टर्मिनल नहीं है। अगर टर्मिनल नहीं है तो S और H जो है वो पोलैरिटी नहीं शो करेंगे। अगर पोलैरिटी नहीं शो करेंगे तो दो हाइड्रोजन मिलकर के बाहर नहीं निकलेंगे और सल्फर सल्फर डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया सिस्टीन की कहानी। आई बिलीव ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये हो गया सिस्टाइन, हो गया ऑक्सीडेशन, हो गया, ये सारी बातें मैंने आपसे क्लियर कर ली। चलिए, और ये आपको ये भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखा दिया। चलिए सिस्टीन को थोड़ा सा इसका 3D स्ट्रक्चर मेरे साथ देखिए और समझने का प्रयास करिए। आप यहाँ पे एक येलो कलर की बॉल भी देख पा रहे हैं, और ये येलो कलर की बॉल और कुछ नहीं है, आपका सल्फर है, क्योंकि सिस्टीन के अंदर आपका सल्फर पाया जा रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे सिस्टीन का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, C3H7NO2S इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं और ये है क्या, एस्पार्जीन। अब अगर आपने एस्पार्जीन का स्ट्रक्चर गौर से देखा होगा तो इसमें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका 3 लेटर कोड क्या है। 3 लेटर कोड देखिए, यहाँ पे एक मसला फंस सकता है क्या कि अगर हम ASP लिखेंगे
तो ये ASP जो है वो एस्पार्टिक एसिड का 3 लेटर कोड है। यहाँ पे हमें जो 3 लेटर कोड होता है इसका वो होता है ASN, ना कि ASP। ASP किसका होता है? एस्पार्टिक एसिड का। 1 लेटर कोड की अगर आप बात करें तो इसका 1 लेटर कोड है N, एस्पारजीन का 1 लेटर कोड होता है N। अब इसके वापस इसके स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे COOH है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसका जो R ग्रुप है वो ये पूरा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है वो है CONH2। ठीक, ये क्या है? ये CONH2 है। इसी ग्रुप को आप क्या बोल देते हो? दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अमाइड ग्रुप। तो एस्पारजीन क्या है? बेसिकली इट इज अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अमाइड ग्रुप प्रेजेंट इन आर ग्रुप, इसी को आप बोल रहे हो C डबल बॉन्ड O N H H। तो ये अगेन CONH2 है। अब आप देख पा रहे हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिविटी होगी, इस तरीके का कुछ होगा। अब अगर ये इस तरीके का है यानी कि एस्पारजीन कुछ इस तरीके का होगा तो इसका R ग्रुप क्या है? ये पोलर है। अगर ये पोलर है तो क्या ये हाइड्रोफिलिक है? यस, वाटर सॉल्युबल तो होगा ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 बातें यहाँ पे है। अगेन मैं पहले ही बता चुका हूँ कायरल सेंटर केवल 2 ही ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जहाँ पे 2 कायरल सेंटर सिस्टम होता है, यानी कि आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये अमाइनो एसिड जो है 1 कायरल सेंटर, यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है वो क्या है? समझने वाली बात ये है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड, जिसको हम D से लिखते हैं। ये जो एस्पाराजीन है वो एस्पार्टिक एसिड से डिराइव्ड है। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर आपने कभी एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर। एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे CH2 के बाद COOH लगा हुआ है बस, और यहाँ पे क्या था? C डबल बॉन्ड O, इस OH की जगह पे NH2 लगा हुआ है। सेम वे में अगर आप ग्लूटामिक एसिड देखिए, ये अगेन एक एसिडिक अमाइनो एसिड है। यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH है, COOH है। यहाँ पर भी OH हटा दीजिए, NH2 लगा दीजिए, तो ये एग्जैक्टली क्या बन जाएगा? ग्लूटामीन बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? एस्पारजीन बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए मैंने कहा, अभी आगे मैं ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तब भी यही बात बोलूंगा कि ग्लूटामीन जो है वो ग्लूटामिक एसिड से डिराइव्ड है। सिमिलरली एस्पारजीन जो है वो एस्पार्टिक एसिड से डिराइव्ड है। ये बात हो गई। तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड, यही चीज़ है। अब देखा आपने, यहाँ पे CH2 था और एस्पार्टिक एसिड में यहाँ पे क्या लगा हुआ था? OH लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे COOH ग्रुप था, है ना। तो ये एस्पारजीन की बात हो गई। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये एस्पारजीन का स्ट्रक्चर है, ज़रा गौर से देखिए यहाँ पे। ठीक, ये एस्पारजीन का 3D स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये है C4H8N2O3। ये एस्पारजीन, क्योंकि ये N2 यहाँ पे क्या आ गया? क्योंकि एक अमाइनो ग्रुप इसका अल्फा अमाइनो ग्रुप है और दूसरा जो N है वो आपका R ग्रुप में पाया जा रहा है। अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक N तो यहाँ पे मौजूद है और एक N यहाँ पे मौजूद है। इसीलिए आपको एस्पारजीन के केस में 2 ब्लू डॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लिक करा होगा आपको। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्लूटामीन की, ग्लूटामीन के केस में अगर हम लोग 1 लेटर कोड की बात करें, यस 1 लेटर कोड, आप इसको क्या लिख सकते हैं? अगर ग्लूटामीन की बात करें तो यस Q होता है इसका 1 लेटर कोड। और 3 लेटर कोड अगेन आप GLU नहीं लिख सकते, वो ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। तो आप इसका 3 लेटर कोड क्या लिखेंगे? जैसे आप एस्पारजिन का लिखा था GASN, यहाँ पे GLN लिखना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर ज़रा गौर से देख लीजिए। यहाँ पे COOH देखने को मिल रहा है, यहाँ पे NH2 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे H देखने को मिल रहा है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये आपका R ग्रुप है।
तो CH2 यानी कि 2 CH2 है। आप अगर ग्लूटामिक एसिड को स्ट्रक्चर उठा करके देखिए जो कि यहाँ पे है, यहाँ पर भी देखिए एक CH2 उसके बाद COOH है, यहाँ पे भी एक CH2 उसके बाद CONH2 है। ठीक, तो हम पहली बात ही यहाँ पे लिख देते हैं कि डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड से डिराइव्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगेन क्योंकि ये CONH2 है, इसीलिए हम यहां पे कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक होगा, या इसी को कह सकते हैं कि ये वाटर लविंग होगा। हाइड्रोफिलिक होगा, पोलार होगा, वाटर लविंग होगा, 1 कायरल सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक, ये भी समझ में आ गया। अब ये तो सारी बातें हो गई, इसका मैंने ये भी बता दिया कि ये डिराइव्ड फ्रॉम ये होगा, और कुछ तो नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक, आई बिलीव ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर जल्दी से देख लीजिए। ये देखिए, ये आपका ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C5H10N2O3। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ग्लूटामिन। चलिए, अब लास्ट जो हमारा अमाइनो एसिड बचता है वो है टायरोसिन, यानी कि पोलर अनचार्ज की कैटेगरी में जो लास्ट अमाइनो एसिड बच रहा है दैट इज टायरोसिन। अगर आप इस टायरोसिन के स्ट्रक्चर को थोड़ा गौर से देखिए तो इसका 1 लेटर और 3 लेटर कोड पहले लिख लेते हैं। 3 लेटर कोड इसका क्या है, TYR। 1 लेटर कोड इसका क्या है, T लिख नहीं सकते क्योंकि थ्रियोनिन पे आप पहले ही दे चुके हो, Y लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 लेटर कोड इसका Y है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख लेते हैं, उससे पहले इसके सारे ग्रुप्स मार्क कर लेते हैं। ये COOH, NH2, H, यहाँ पे CH2, ये बेंजीन रिंग और ये OH ग्रुप। अब अगर आपने कभी गौर से इसको देखा होगा, इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे अगेन ये OH है। अगर ये OH है तो अगेन हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये पोलर हुआ, हाइड्रोफिलिक हुआ, वाटर लविंग हुआ, 1 कायरल सेंटर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1 कायरल सेंटर हुआ। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग फिनॉल एलेनिन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या हो गया नीचे वाला फिनॉल, और ये क्या है CH2। अगर आप एलेनिन का स्ट्रक्चर याद करें तो वहां पे R ग्रुप में CH3 पाया जाता था, इसको हम फिनॉल एलेनिन कह सकते हैं। क्या, फिनॉल एलेनिन। ठीक, अपने पुराने क्लासेस में मैं आपको ये बात बता चुका हूं। जब मैं ट्रिप्टोफैन वगैरह पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये बेंजीन रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। जितने भी बेंजीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड होंगे वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये एक बेंजीन रिंग मौजूद है। अब बेंजीन रिंग के साथ होता क्या है कि ये बेंजीन रिंग जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, हालांकि मैं पहले समझा चुका हूँ लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ बताने की। अगर ये एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से हैं। अब सपोज करिए कि यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइट पड़ी, H न्यू पड़ा, फोटोन पड़ा इसके ऊपर, होगा क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो करके बॉन्ड की पोजीशंस बदल जाएंगी। पहले ये इस तरीके का था, अब ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा ना डीलोकलाइजेशन। तो जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, जितनी भी एनर्जी फोटोन की इसके ऊपर पड़ी होगी वो इसने इलेक्ट्रॉन्स को या बॉन्ड्स को रोटेट करने में इस्तेमाल कर दी। इसीलिए हम एक्चुअली बेंजीन को ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से। कुछ बात समझ में आई? तो ये आपका यहाँ पे एब्जॉर्बेंस देखने को मिलता है। एब्जॉर्बेंस, लाइट का एब्जॉर्बेंस देखने को मिलेगा। कितनी वेवलेंथ पे लाइट का एब्जॉर्बेंस देखने को मिलता है? टायरोसिन के केस में 274 नैनोमीटर्स पे लाइट का एब्जॉर्बेंस देखने को मिलेगा और 1.4 एब्जॉर्बेंस इसका वैल्यू आता है। 1.4 एब्जॉर्बेंस इसकी वैल्यू आती है और 274 नैनोमीटर पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है टायरोसिन मॉलिक्यूल। अगेन क्यों करता है ये आपको पता है, पोलर क्यों है पता है, हाइड्रोफिलिक क्यों है ये पता है, कायरल सेंटर क्यों क्या कितना है ये पता है आपको। तो ये बेसिकली सारी की सारी बात हो गई टायरोसिन के बारे में। अब
इसका अगर स्ट्रक्चर गौर से देखिए तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये टायरोसिन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी एक बेंजीन रिंग आपको क्लियर कट नज़र आ पा रही होगी। ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक। तो C9H11NO3 ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बेंजीन रिंग आप देख पा रहे हैं, ये OH ग्रुप है, जिसके कारण से पोलैरिटी यहाँ पे आपको दिख रही है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आपके अनचार्ज होते हैं और पोलर साइड चेन्स कंटेनिंग होते हैं। इसमें हम लोगों ने आज के क्लास में हम लोगों ने सीरीन देखा, हम लोगों ने थ्रियोनिन देखा, टायरोसिन देखा, एस्पार्जीन देखा, ग्लूटामीन देखा और सिस्टीन देख लिया। इतने अमाइनो एसिड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करी और बताया कि इनके क्या क्या सेलिएंट फीचर्स होते हैं। इसके नोट्स भी हैं, आप डायरेक्टली इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपीज़ पे और आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा CSIR नेट या गेट के एग्जामिनेशन में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर हमारी मेहनत आपको दिख रही है, उससे फ़ायदा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।